हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नियति की आवाज में। तो आज की कहानी है कलयुग का श्रवण कुमार। अरे हद हो गई, क्या जिंदगी भर अब सास ससुर की सेवा ही करते रहेंगे हम लोग। अब तक माँ जी स्वस्थ थी तो सब कुछ ठीक चल रहा था। अब माँ जी ने बिस्तर पकड़ लिया है, उनकी सेवा भी हमें करनी पड़ती है। अब बेटे 3 हैं तो माँ बाबूजी का बोझ भी तीनों पर बराबर पड़ना चाहिए। जब हर चीज का बंटवारा कर ही रहे हैं तो माँ बाबूजी के रहने का बंटवारा भी लगे हाथ कर ही लेते। बड़ी बहू मनीषा बोली तो मंझली बहू संगीता ने भी उसका साथ दिया। हाँ भाभी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। माँ बाबूजी का बंटवारा 3-3 महीने के लिए कर लेते हैं। पहले के 3 महीने आप उन्हें रख लेना, शुरुआत आपसे करेंगे। इतनी बात सुनकर बड़ी बहू भड़क उठी और बोली, शुरुआत मुझसे ही क्यों? तुम भी तो पहले उन्हें रख सकती हो ना। तभी बड़ा बेटा धीरज बोला, अरे अब इसमें झगड़ा करने वाली कौन सी बात हो गई। मेरी अम्मी से भी बात हो गई है, वह भी कल यहाँ पहुँच जाएगा। जो तय करना है हम सब कल ही कर लेंगे। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि माँ जी और बाबूजी के नाम की पर्ची निकाल लेते हैं। जिनके हिस्से में उनका नाम आएगा वही उन्हें पहले 3 महीने रखेगा। घर के बरामदे में टहल रहे कैलाश नाथ जी अपने बेटे बहुओं की सारी बातें सुन रहे थे। अपने कमरे में आकर अपनी पत्नी रीमा से बोले, देख रही हो रीमा, यह वही बेटे हैं जो कभी बचपन में इस बात की पर्ची डालते थे कि माँ के साथ कौन सोएगा। अब हमारी वही बेटे हम लोगों के नाम की पर्ची निकालेंगे कि जिसके हिस्से में हमारा नाम आएगा वह हम लोगों को पहले रखेगा, क्योंकि कोई भी हमें रखना नहीं चाहता। अब क्या यही दिन देखना बाकी रह गया था इस उम्र में। वैसे भी इन दोनों बेटों और बहुओं के झगड़े तो इतने दिनों से देख ही रहे थे। अब तक तो केवल संपत्ति और जायदाद का बंटवारा करने की बातें चल रही थी, लेकिन उन सब से भी इनका मन नहीं भरा तो अब अपने माँ बाप को भी बांटने पर आ गए हैं यह बेटे। क्या इसी दिन के लिए हमने इन बेटों को पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा किया था कि शादी के बाद यह बेटे अपनी पत्नियों की हाँ में हाँ मिलाकर हमारा जीना दुभर कर दें। अपने पति कैलाश नाथ जी की बात सुनकर रीमा जी बोले, अजी चिंता तो मुझे भी बहुत हो रही है, लेकिन अब अपनी औलाद ही खोटे दिल की हो तो क्या भी क्या जा सकता है। आप सब्र रखिए, भगवान सब ठीक करेगा। बेवजह चिंता मत कीजिए, मैं तो पहले ही बीमार पड़ी हूँ। अगर आपको कुछ हो गया तो आपका ख्याल कौन रखेगा। व्हील चेयर पर बैठी हुई रीमा जी लड़खड़ाती आवाज में बोली, रीमा लेकिन मुझे अब यह सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब हमारे बच्चे हमारे भाग्य का फैसला पर्ची बनाकर करेंगे। पता नहीं भगवान ने हमारे भाग्य में और क्या क्या देखना लिखा है। इतना कहकर वह उदास मन से बिस्तर पर जाकर सो गए। उधर हालात से मजबूर रीमा जी भी अपने आंसुओं को छुपाती हुई अपने पुराने दिनों की यादों में खो गईं। बधाई हो रीमा, तीसरी बार भी तुम्हारा बेटा हुआ है। आज तो तुम्हारे घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं होगी। जिसके 3-3 बेटे हों उसकी तो ऐसी ऐस होगी। तीनों बेटे इसी बात के लिए लड़ेंगे कि अम्मा बाबूजी को मैं रखूंगा। तीसरा बेटा पैदा होने पर उनकी ननद ने कहा था, रीमा जी और कैलाश नाथ जी के 3 बेटे और बहुएं हैं। उनके 2 बेटे धीरज और सुबोध और उनकी बड़ी बहू मनीषा और मंझली बहू संगीता संयुक्त परिवार का ही हिस्सा हैं। ये तीनों बेटे अपने पिताजी का कारोबार संभालते हैं, जबकि तीसरा बेटा अमित गुड़गांव में नौकरी करता है, जिसकी सौम्या नाम की लड़की से 6 महीने पहले ही शादी हुई है। कैलाश बाबूजी की बड़ी बहू और मंझली बहू की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। बड़ी बहू मनीषा जो भी काम करती वो मंझली बहू संगीता को वह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, और संगीता कुछ भी कहती तो मनीषा हमेशा उसकी बात को काट देती थी। बहुत बार दोनों बहुएं रसोई में ही कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ने लगती और पूरे घर को सिर पर उठा लेती। इस बात का खामियाजा रीमा जी और कैलाश नाथ जी को भुगतना पड़ता, क्योंकि मनीषा और संगीता दोनों में से कोई भी अपने वृद्ध सास ससुर को चाय नाश्ता या खाने देने तक भी राजी नहीं होती। इतनी बार तो दोनों बहुएं पूरा पूरा दिन रसोई में कदम नहीं रखती थीं और बाहर से खाना मंगवा कर खा लेती थीं।
अपने अपने पति को भी उन्होंने कहा हुआ था कि दोपहर को बाहर से ही खाना खा लेना और बच्चों को भी स्कूल कैंटीन से खाने के लिए पैसे दे देती थी। देवरानी जेठानी को एक दूसरे का मुंह न देखना पड़े, इस कारण परिवार के सभी सदस्यों को घर का खाना बना भी नहीं मिल पाता था। बाकी सब लोग तो बाहर का खाना आराम से खा लेते थे, लेकिन रीमा जी और कैलाश नाथ जी को घर का खाना ही पचता था। लेकिन किसी को भी इस बात की रत्ती भर भी फिक्र नहीं थी। रीमा जी खुद ही इस अधेड़ उम्र में रसोई में जाती और अपनी और कैलाश नाथ जी के लिए कुछ हल्का फुल्का खाना जैसे दलिया या खिचड़ी बनाकर ले आती। उस पर भी दोनों बहुएं चिल्लाने लगती, माँ जी खाना बनाने के बाद रसोई कितनी गंदी छोड़ दी है, आप अब यह सब कौन साफ करेगा। रीमा जी की उम्र हो गई थी और ऊपर से शरीर को भी बीमारियों ने घेर लिया था। डॉक्टर ने आराम करने की सलाह दी थी, लेकिन जब दोनों बहुएं हैं सास ससुर को खाना देने से पल्ला झाड़ गईं तो उन्हें ही अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ती थी। रीमा जी और कैलाश नाथ जी का परिवार उनके पुश्तैनी मकान में ही रहता था। कैलाश नाथ जी अपनी पत्नी रीमा के साथ ग्राउंड फ्लोर पर रहते थे, जबकि दोनों बेटे और बहुएं ऊपर की मंजिल पर बने अपने अपने कमरों में रहती थीं। वैसे तो यह मकान इतना बड़ा था कि दोनों बहुओं को ऊपर के कमरों में रहने की जरूरत भी नहीं थी। मकान के निचले हिस्से वाले कमरे भी खाली ही पड़े थे, लेकिन कोई भी बहू नीचे रहने को तैयार नहीं हुई, क्योंकि सास ससुर का कमरा नीचे था और उनसे मिलने के लिए कोई ना कोई रिश्तेदार कभी कभार आ जाता था। ऊपर रहते हुए उन्हें मेहमानों को चाय नाश्ता भी नहीं करवाना पड़ता था। वे जानती थीं कि जो भी नीचे के कमरे में रहेगा उसकी आज़ादी खत्म हो जाएगी और भी अपनी आज़ादी को खोना नहीं चाहती थी। दोनों बहुओं को बाहर घूमने और बाहर का खाना पसंद था, इसलिए अक्सर घर में खाना नहीं बना करता था। यह बात कैलाश बाबू को अंदर ही अंदर कचोटती रहती थी कि पत्नी के बीमार होने पर भी उसे ही घर का काम और रसोई का काम करना पड़ता है। इसलिए बहू की हरकतों से तंग आकर एक दिन कैलाश नाथ जी ने अपने दोनों बेटों को बुलाकर बोले, धीरज और सुबेद, तुम दोनों जानते हो कि तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती और तुम्हारी पत्नियां अक्सर बाहर चली जाती हैं ताकि उन्हें रसोई में खाना ना बनाना पड़े और घर का काम न करना पड़े। लेकिन यह बात बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर दोनों बहुओं की आपस में नहीं बनती तो वह घर का काम बांट लें। सुबह की रसोई संगीता संभाल लिया करे और शाम की रसोई मनीषा। लेकिन यूं रसोई के काम से बचते रहना कहाँ की अक्लमंदी है। पिता की बात सुनकर दोनों बेटों ने अपनी अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश की। पहले तो दोनों यह बात समझने को तैयार ही नहीं थीं, लेकिन 2-3 दिन के पश्चात जब दोनों बेटों की बाहर खाना खाने से एक साथ तबीयत खराब हुई तो दोनों बहुओं ने घर के काम बांट लिए। संगीता सुबह का खाना बनाती और मनीषा रात का, ताकि दोनों को रसोई में एक दूसरे का मुंह भी न देखना पड़े। सुबह और शाम दोनों वक्त का खाना अब उन्हें समय पर मिलने लगा, लेकिन प्यार और सम्मान के साथ नहीं। दोनों बहुएं सास ससुर से बात तक करना भी पसंद नहीं करती थीं। एक दिन रीमा जी ने अपनी छोटी बहू संगीता को केवल इतना ही कहा कि बहू, आज खाने में नमक बहुत ज्यादा था, मुझे बीपी की शिकायत है तो नमक थोड़ा कम ही डाला करो। रीमा जी की इतना कहते ही संगीता ने बवाल मचा दिया और बोली, माँ जी आप एक काम क्यों नहीं करती, आप दोनों समय का खाना अपनी लाडली बहू के पास ही क्यों नहीं बनवा लेती, वह तो मुझ से भी अच्छा खाना बनाती होगी ना, इसलिए तो मेरे खाने में नुक्स निकाल रही हैं। एक तो इस बुढ़ापे में इनकी सेवा खिदमत करो, ऊपर से इनकी 4 बातें भी सुनो। जरा रसोई में आकर देखिए तो सही कितनी गर्मी है। एक तो इतनी गर्मी में खाना बना रही हूँ, ऊपर से नखरे दिखा रही हैं। अगर यूं ही मेरे बने खाने पर नाक भौं चढ़ाना है तो मुझसे नहीं होगा यह खाना बनाने का काम, बनवा लीजिए अपनी लाडली बहू से। उधर जब बड़ी बहू मनीषा को यह बात पता चली कि संगीता ने माँ जी से ऐसी बातें कही हैं और कहीं सास ससुर के दोनों वक्त का खाना उसे न खिलाना पड़ जाए, यह सोचकर वह बोली, माँ जी जो
मिले खा लिया कीजिए, क्यों बेवजह मतलब की टोका टोकी करती हैं। आपको मालूम है कि हम लोग तो बाहर से भी खाना मंगवा कर खा लेंगे, लेकिन आप लोगों का खाना बाहर से नहीं चल सकता, क्योंकि आपको वैसे भी डॉक्टर ने काफी चीजों से परहेज रखने को कहा है। अब तो रोज रोज घर में खाना बन रहा है, अब तो उसमें भी आपके नखरे उसी दिन कैलाश नाथ जी और रीमा जी समझ चुके थे कि अब उनके बेटों और बहुओं के लिए वह एक बोझ सा है, ज्यादा और कुछ नहीं है। रीमा जी जो पहले से बीमार चल रही थी, आए दिन होने वाले दुर्व्यवहार से सहन नहीं कर पाई। एक दिन अचानक उनका ब्लड प्रेशर इतना बढ़ गया कि उनका शरीर लकवाग्रस्त हो गया। अब उनके शरीर का आधा हिस्सा बेकार हो गया और वे व्हीलचेयर पर आ गईं। अभी तक तो जैसे तैसे वह अपना काम कर लिया करती थी, लेकिन लकवाग्रस्त होने के बाद अब वे दोनों बिल्कुल बहुओं के रहमो करम पर आश्रित हो चुके थे। रीमा जी की बेबस अपने बिस्तर पर या व्हीलचेयर पर पड़ी रहती और कैलाश बाबू अपनी पत्नी का ध्यान रखने के लिए अब घर पर ही रहने लगे, क्योंकि बहुओं से तो बड़ी मुश्किल से उन्हें 2 वक्त की रोटी दी जाती थी। रोटी देकर जाती तो दोबारा कमरे में झांकती तक भी नहीं थी। कैलाश नाथ जी के घर बैठने के कारण उनके दोनों बेटों धीरज और सुबेद में व्यवसाय को लेकर लड़ाई होनी शुरू हो गई। धीरज ने इल्जाम लगाया कि सुबोध दुकान से ज्यादा पैसे उठाता था, जिस वजह से हिसाब किताब में गड़बड़ हो रही थी, और सुबोध कहने लगा कि धीरज उस पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। खैर, सारी बातों का निचोड़ यही निकला कि दोनों भाइयों को अब अलग हो जाना चाहिए और अपनी अपनी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। नीरज का कहना था कि अब मेरे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं तो उनका खर्चा ज्यादा है। अगर सुबोध इसी तरह दुकान से पैसे निकलता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब खाने के लाले पड़ जाएंगे। इसलिए बंटवारे में ही फायदा है, ताकि हम लोग अपने अपने पैसे बचा पाएं। दोनों ने ही मिलकर फैसला कर लिया कि जब दुकान वे दोनों संभाल रहे हैं तो दुकान के केवल 2 हिस्से किए जाएंगे, क्योंकि तीसरा भाई तो नौकरी करता है। दोनों ने ही मिलकर पुश्तैनी मकान और गांव से दूर जो उनका एक मकान था उसके बंटवारे का फैसला भी खुद ही कर लिया, जिसमें पुश्तैनी मकान एक के हिस्से आ जाएगा और गांव से दूसरा मकान का दूसरे बेटे के हिस्से में आ जाएगा। क्योंकि उनके तीसरे भाई अमित ने अपना मकान गुड़गांव में ही बना लिया है, इसलिए उसे मकान की जरूरत नहीं है। हालांकि गांव की जमीन के बारे में उन्होंने विचार किया कि इसके 3 हिस्से किए जाने चाहिए, जो तीनों में बराबर बराबर बांट दिए जाएं। ऐसा बंटवारा सुनकर दोनों बहुएं बड़ी खुश हो गईं। संगीता ने अपने पति सुबोध से बोली कि मैं तो कब से अलग होना चाहती थी, मगर आप ही नहीं मान रहे थे। देखा आज कैसे बड़े भैया ने आप पर इल्जाम लगा दिया, जबकि मैं भी जानती हूँ वह कोई दूध के धुले नहीं है। वह हर महीने दुकान से ज्यादा पैसे उठाते थे, लेकिन आपने तो कभी उनसे हिसाब नहीं मांगा। हिसाब मांगना तो दूर, सीधा आप पर ही इल्जाम लगा दिया। दूसरी ओर धीरज की पत्नी मनीषा यह सोचकर खुश थी कि रोज रोज अपनी देवरानी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, और बोली, मैं तो पहले ही आपसे कहती थी कि यह दोनों पति पत्नी एक नंबर के चोर हैं, अच्छा हुआ इनसे छुटकारा मिलेगा। दोनों बेटे बहू इतने खुश थे कि अलग होने की खुशी में तो जैसे भूल ही गए थे। कैलाश बाबू और रीमा जी बैठे बैठे सब देख रहे थे और उनकी बातें सुन रहे थे, और मन ही मन सोच रहे थे कि जो बेटा बहुएं हमें साथ रखेंगे, हम खुशी खुशी उन्हीं के साथ रह लेंगे। रीमा जी कैलाश नाथ से बोली, जो बेटा बहू हम अपने साथ रखने के लिए कहेंगे तो हम उन दोनों के साथ ही चले जाएंगे। वैसे भी हम बूढ़ों को इस उम्र में चाहिए क्या, बस 2 समय की रोटी, इसलिए आप कुछ मत कहिएगा। तभी कैलाश नाथ जी बोले, अरे रीमा, मैं बेवजह क्यों फटे में टांग अड़ाने लगा, लेकिन हाँ, अगर बात हमारे वजूद पर आ गई तो मैं भी चुप नहीं रह पाऊंगा। कुछ देर बाद जब कैलाश जी बरामदे में टहलने निकले तो उन्होंने देखा कि उनके बेटे बहुएं किसी गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं। वे सोचने लगे, आज तक जिन बेटे बहुओं में 36 का आंकड़ा था, आज हर चीज का बंटवारा और फैसला करने के बाद कैसे चारों साथ में बैठकर आगे की प्लानिंग कर रहे हैं। तभी उनके कानों में बड़ी बहू मनीषा के स्वर गूंजे, कल देवर जी के आने के बाद माँ जी और पिताजी के नाम की भी पर्ची निकाल लेंगे। जिनके हिस्से में उनकी पर्ची आएगी
वे दोनों उसी के साथ पहले 3 महीने रहेंगे। तभी संगीता बोली, भाभी आप फिक्र मत कीजिए, जब सभी चीजों का बराबर बंटवारा किया है तो माँ बाबूजी के रहने का बंटवारा भी बराबर ही करेंगे। किसी एक के माथे नहीं मर देंगे इनको। दोनों बेटों ने भी अपनी पत्नियों की इस बात में सहमति जताई। अपनी और अपनी पत्नी के बारे में ये बातें सुनकर आज कैलाश नाथ जी अंदर तक टूट चुके थे। उनकी तो मानो शरीर में से जान ही निकल गई थी। उसके रात तो वह जैसे तैसे सो गए, लेकिन अगले दिन सुबह उठे तो गंभीर सोच में बैठे थे कि अब उनके रहने का भी बंटवारा हो जाएगा। यह सोच सोच कर उनका दिल बैठा जा रहा था। उसी समय उनका सबसे छोटा बेटा अमित भी अपनी पत्नी के साथ घर पहुंच गया और सीधा अपने माँ बाबूजी से मिलने के लिए उनके कमरे में आया और अपनी माँ को ऐसी हालत में देखकर परेशान हो गया और अपने पिता से कहने लगा, बाबूजी 1 सप्ताह हो गया माँ को बीमार हुए, लेकिन आपने मुझे फोन करके भी नहीं बताया। यह तो कल बड़े भैया का फोन आया तब मुझे माँ की हालत के बारे में मालूम पड़ा। कैलाश नाथ जी बोले, बेटा मुझे मालूम था कि तू नौकरी में बहुत व्यस्त रहता है, इसलिए तुझे परेशान करना उचित नहीं समझा। सुबह के 10 बज चुके थे, लेकिन अभी तक किसी ने नाश्ता नहीं किया। यह जानकर अमित की पत्नी सौम्या रसोई में सबके लिए नाश्ता बनाने चली गई और थोड़ी ही देर में माँ बाबूजी के लिए गर्मा गर्म नाश्ता बनाकर लाई और रीमा जी को अपने हाथ से खिलाने लगी। उसी समय धीरज और सुबोध भी अपनी अपनी पत्नियों के साथ कैलाश जी के कमरे में पहुंच गए और एक दिन पहले संपत्ति के बंटवारे के विषय में जो फैसला उन्होंने लिया था उसे बता दिया। अमित यह बात सुनकर हैरान था कि बाबूजी की दुकान, 2 बड़े-बड़े मकान और गांव की जमीन में से उसके हिस्से में केवल गांव की जमीन का तीसरा हिस्सा ही दिया गया था। उसी समय बड़ी बहू मनीषा बोली, देवर जी आप आ ही गए हैं तो लगे हाथ माँ बाबूजी के रहने का भी बंटवारा किए देते हैं। हम लोगों ने सोच लिया है कि माँ बाबूजी 3-3 महीने हम सभी के साथ रहेंगे और पहले किसके साथ रहेंगे इस बात का फैसला पर्ची निकाल कर किया जाएगा। तभी अमित बोला, भाभी यह बात तो ठीक नहीं है, यह दोनों हमारे माँ बाबूजी हैं, कोई घर का बड़ा सामान नहीं है जिसका आप बंटवारा कर देंगी। मनीषा बोली, देवर जी आप तो बस गुड़गांव में रहते हुए नोट गिन रहे हैं, इन दोनों की सारी जिम्मेदारी तो हम ही लोगों ने उठा रखी है। फिर अमित ने कहा, क्यों भाभी, माँ बाबूजी का जितना खर्चा होता है उतना पैसा तो मैं हर महीने बड़े भैया के पास भेजता हूँ, तो फिर आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं। अभी यह सब बातें चल ही रही थी कि अमित का एक फोन कॉल आ गया, जिसको अटेंड करने के लिए वह बाहर बरामदे में निकल आया। फोन पर बात कर के पीछे मुड़ा तो देखा उसकी पत्नी सौम्या खड़ी थी और आकर अपने पति से बोली, जी मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। अमित ने कहा, बोलो क्या बात है। तो सौम्या बोली, क्या हम माँ बाबूजी को हमेशा के लिए अपने साथ नहीं रख सकते, आखिर बेटा बहू होते हुए हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है उनके लिए। सौम्या की बात सुनकर अमित के चेहरे पर मुस्कान आ गई और बोला, मैं भी यही सोच रहा था कि एक बार तुमसे इस बारे में पूछूं। तो सौम्या बोली, अजी इसमें पूछने की क्या बात है, माँ बाबूजी ने आपको अपने पैरों पर खड़ा करके अपना फर्ज निभा दिया है, तो अब क्या आप अपना फर्ज निभाने के लिए अपनी पत्नी से पूछेंगे। कुछ समय बाद अमित अपने बाबूजी के पास गया और उन्हें अपनी पत्नी के मन की बात बताई। अपने बेटे के ऐसे विचार सुनकर कैलाश बाबू का हृदय गदगद हो गया और बोले, तुम जैसे बेटा बहू पाकर तो मैं धन्य हो गया। अमित ने कहा, ठीक है बाबूजी, हम आप दोनों का सामान पैक कर देते हैं और आप हमारे साथ गुड़गांव चलेंगे। वहां चलकर माँ का किसी अच्छे से अस्पताल में इलाज करवाएंगे। मुझे उम्मीद है कि माँ कुछ ही दिनों में स्वस्थ हो जाएंगी। अपनी बेटी की यह बात सुनकर कैलाश जी गंभीर हो गए और बोले, बेटा लेकिन अभी एक बहुत जरूरी काम करना बाकी है, पहले वो काम कर लूं फिर हम दोनों तुम्हारे साथ चलेंगे। कौन सा जरूरी काम पिताजी। बेटा जब वह काम हो जाएगा मैं तभी बताऊंगा, अभी तुम लोग जाकर आराम करो।
अगले दिन सुबह कैलाश नाथ जी बिना बताए कहीं चले गए और शाम के वक्त लौटकर आए तो उनके हाथों में कुछ डॉक्यूमेंट्स थे और चेहरे पर आत्मविश्वास। कैलाश नाथ जी ने तीनों बेटों और बहुओं को अपने कमरे में बुलाया और बोले कि बंटवारे के विषय में मैंने एक फैसला किया है। फैसला? अब कौन सा फैसला करना बाकी था? उस दिन हम लोगों ने सब कुछ तो तय कर लिया था, बड़ा बेटा बोला। कैलाश नाथ जी बोले, वह फैसला तुम्हारी तरफ से था, लेकिन मैंने उस फैसले को स्वीकृति नहीं दी थी। आज मैंने कुछ फैसला किया है। मैं इस घर के 3 हिस्से करने जा रहा हूँ। ऐसा कहते हुए उन्होंने कागजात अपने दोनों बड़े बेटों की तरफ बढ़ाए। ये बात सुनकर उन दोनों के तो जैसे होश ही उड़ गए। चौंकते हुए धीरज बोला, बाबूजी आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? इस घर के 3 हिस्से करने का क्या मतलब है? छोटे ने तो गुड़गांव में अपना मकान खड़ा कर लिया है, फिर इसका इस मकान पर हक नहीं रह जाता। बेटा अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है, पहले पूरी बात सुन लो। मैं केवल इस घर को ही नहीं बल्कि अपनी दुकान को भी 3 हिस्सों में बांट दिया है। गांव का मकान और जमीन मैंने बेचने पर लगा दिए हैं और सबसे छोटे बेटे अमित के साथ मैं अपना एक जॉइंट अकाउंट खुलवा रहा हूँ। गांव की प्रॉपर्टी बेचकर जितना भी पैसा आएगा वो उसी अकाउंट में जाएगा, जिससे मेरी पत्नी का अच्छे से अच्छे अस्पताल में इलाज हो पाएगा। बाकी का बचा हुआ पैसा छोटे का ही होगा। यह बात सुनकर बड़ी बहू और मंझली बहू गुस्से में आकर जोर जोर से चिल्लाते हुए बोली, यह तो अन्याय है बाबूजी। हमने जो इतने दिन आपकी सेवा की उसका आपने हमें यही सिला दिया। कौन सी सेवा बहू? हमें 2 वक्त की रोटी कौन देगा? इस बात का फैसला करने के लिए भी तुम लोग पर्चियों का सहारा ले रहे थे। अपनी माँ का अस्पताल में अच्छा इलाज कराने की बजाय तुम लोगों को बंटवारे की पड़ी थी। तुम्हारी इस सेवा का ही परिणाम है कि आज मेरी पत्नी व्हीलचेयर पर पड़ी है। जरा देखो उसकी हालत। ऐसा कहते हुए कैलाश नाथ जी फवक कर रो पड़े। अपनी पत्नी को इस तरह रोता देखकर रीमा जी की आंखों में भी आंसू बह निकले। दोनों बहुएं जो अभी तक बहुत खुश थीं, कैलाश नाथ जी के फैसला सुनाने के बाद अचानक उनकी खुशी गम में तब्दील हो गई। तभी छोटे बेटे अमित ने कहा, बाबूजी हमें जायदाद में से 1 पैसा भी नहीं चाहिए, हमें बस आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए और उम्र भर के लिए आपका साथ चाहिए। फिर कैलाश नाथ जी बोले, लेकिन बेटा मैं देना चाहता हूँ और तुम मना नहीं करोगे। अगले दिन सुबह कैलाश नाथ जी और रीमा जी अपने छोटे बेटे और बहू के साथ गुड़गांव के लिए निकल गए। वहां अमित ने अपनी माँ रीमा को एक अच्छे से डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ के साथ स्पेशल डाइट और खास तरह की एक्सरसाइज बताई। सौम्या ने सब कुछ अच्छे से समझ लिया और अपनी सासू माँ की सेवा करने में दिन रात एक कर दिया। कुछ ही दिनों में रीमा जी बिल्कुल ठीक हो गई। आज कलयुग के श्रवण कुमार और उसकी संस्कारी पत्नी ने आज अपने माता पिता का बुढ़ापा सुधार दिया था।